हाँ, देखिए, भारतीय दंड संहिता में इसके पहले हम आपको मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषय में चर्चा कर रहे थे, जिसके अंतर्गत आपको हमने मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराधों में 299, 300, 301, 302, 303, 304, 304A, 304B, 305, 306, 307, 308, 309, 308 इतने तक हम आपको पिछले कक्षाओं में चर्चा कर दिए हैं, जिसमें बहुत स्थिर समझ, बहुत ही जो है कि हम ऐसे कर सकते हैं कि विस्तार ढंग से आपको हम इस पर भारतीय दंड संहिता की धारा जो है 299, 300 में आपराधिक मानववध क्या है, हत्या क्या है, कब कोई हत्या आपराधिक मानववध होता है, कब कोई आपराधिक मानववध हत्या होता है, ये पांचों कंडीशन जो हैं इसका मैं विस्तार से आपको चर्चा किया था। इसके बाद 301 में जिस व्यक्ति मृत्यु कायद करना है उससे भी मृत्यु कायद तब के करना रहा है। 302 में दंड है, 303 में निश्चित कर दिया गया है। 304 को हमने बताया था कि 308 के किसी व्यक्ति 304 क्या है, 304 से किसी व्यक्ति को इंजरी कायद किया जाता है। सपोज करिए कि 323 हो गया, 325 हो गया, 323, 325, 308, 304। 304 क्या है? किसी व्यक्ति को जैसे मान लीजिए कि आप हल्का फुल्का इंजरी कैद करते हैं, मारते हैं, एक घूसा मारते हैं, एक लात मारते हैं, 323 घटना हो गया। और तेज मारते हैं जो जीवन के लिए खतरनाक हो जाए, 8 जो तरीके हैं उसमें से सीरियस इंजरी हो जाए, 308 हो गया। और तेज मारते हैं उस व्यक्ति को, मतलब मारा नहीं लेकिन मारने की आपराधिक ऐसे कह सकते हैं कि उसका वध नहीं हुआ, आपराधिक मानववध नहीं हुआ, उनके आपराधिक मानववध का प्रयत्न 308 हो गया। और तेज मारते हैं, मर जाता है, इसकी इंजरी से 304 हो जाएगा। इसका हम विस्तार से आपको चर्चा कर चुके हैं, उसमें नई बात कुछ नहीं है। आज हम आपको जो है भारतीय दंड संहिता की धारा 309, भारतीय दंड संहिता की धारा 309 जो माननीय न्यायालयों द्वारा विवाद का विषय हो रहा है। भारतीय दंड संहिता की धारा 309 ये आत्महत्या करने का प्रयत्न की बात करती है। आत्महत्या करने का प्रयत्न, भारतीय दंड संहिता धारा 309 जो है ये क्या कहती है? आत्महत्या करने का प्रयत्न, अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड, अपनी आत्महत्या करने का प्रयत्न करते हैं, उसके लिए भी दंड है। अब इसकी विधि के उसकी भावनाओं को हम देखने से पहले इस धारा की हम विस्तार चर्चा करते हैं। ये धारा कहती है जो कोई व्यक्ति आत्महत्या का प्रयत्न करेगा, जो कोई व्यक्ति आत्महत्या का प्रयत्न करेगा और उस अपराध को करने के लिए कोई कार्य करेगा, जो कोई व्यक्ति आत्महत्या का प्रयत्न करेगा, अपनी आत्महत्या, दूसरे की नहीं, दूसरे के 307, 308 की बात बताई गई है, 306 में बताया गया है किसी को आत्महत्या के लिए उत्प्रेरित करेंगे, लेकिन यहां पर 309 में बताया गया जो कोई व्यक्ति आत्महत्या का प्रयत्न करेगा और आत्महत्या का प्रयत्न करेगा और कोई कार्य करेगा, वह सादा कारावास से जिसकी वर्षी 1 वर्ष तक होगी, जुर्माने से दोनों दंडित किया जाएगा। ये कहता है, ये भारतीय दंड संहिता धारा 309 बहुत कम दंड की बात करता है। ये 1 ईयर 1 साल की दंड की बात करता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 309 1 साल की दंड की बात करता है। इसमें यह है कि जो कोई व्यक्ति अपनी आत्महत्या का प्रयत्न करेगा अथवा आत्महत्या के लिए कोई कार्य करेगा तो उसको 1 साल की सजा होगी। अब आप देखते हैं धरना प्रदर्शन से लेकर के तमाम ऐसी चीजें हैं, बहुत जगह आप देखे होंगे जहां लोग आत्महत्या करने का प्रयास करते हैं, मिट्टी तेल छिड़क करते हुए सार्वजनिक स्थानों पर जलने का प्रयास करते हैं, उनको
कानून रोकती है, रोकने का अधिकार देती है, प्रशासन रोकता है, विधि व्यवस्था रोकती है कि आप ऐसा न करिए। तो इस पर तमाम विवाद थे। जैसे अब इसका ये मामला आप ऐसे कर सकते हैं कि माननीय उच्चतम न्यायालय के सामने एक प्रश्न ये बना, ये है, आपको हम बता दें कि 1987 की भारतीय दंड संहिता बनी है 1860 की, 1860 से 1960 हो गया 1987, मतलब भारतीय दंड संहिता बनने के लगभग 120 वर्ष बाद विवाद का मुद्दा ये बना कि आत्महत्या करना भारतीय दंड संहिता की धारा 309 में दंडनीय अपराध है। आत्महत्या करना दंडनीय अपराध है। व्यक्ति ये कहता है कि भाई हमको अपने जीवन को जीने मरने का अधिकार है, आप ऐसा जो बनाया है व्यवस्था वो गलत है। इसके संबंध में माननीय न्यायालय के समक्ष एक पहला मामला आता है कि जिस मामले में माननीय न्यायालय ने कहा कि आत्महत्या करना सही है, कोई व्यक्ति चाहे तो आत्महत्या कर सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे एक कहावत ये कहा गया है ना कि अरे हम अपनी अपना मरना चाहें, उससे क्या मतलब, किसी से क्या मतलब, हम मर रहे हैं तो किसी दूसरे से क्या मतलब है। यही बात बताता है आत्महत्या करने का प्रयत्न में कि जैसे समाज में नहीं होता है कि हम मरे या जिए, दूसरे से क्या मतलब, लेकिन ये गलत बात है। कानून इस बात की मान्यता नहीं देता है, कानून इस बात की गारंटी, इस बात को कि समर्थन नहीं करता है कि आपको ऐसा करना चाहिए, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। पहली केस आई थी आत्महत्या 309 पर, पहली केस आई थी भारतीय दंड संहिता की धारा 309 पर पहली केस आई थी, जिस केस का नाम है महाराष्ट्र बनाम श्रीपद दुबल, महाराष्ट्र राज्य बनाम श्रीपद दुबल। पहली केस थी महाराष्ट्र राज्य बनाम श्री पद दुबल। AIR 1987 CLJ 1987 CLJ 743। ये केस आया महाराष्ट्र राज्य बनाम श्रीपद दुबल, AIR 1987 CLJ 743। इस मामले में यह था कि श्रीपद दुबल जो थे, ये श्रीपद दुबल आत्महत्या करने का प्रयास कर रहे थे, आत्महत्या कर रहे थे। इन्होंने आत्महत्या का प्रयास किया, तो इनको भारतीय दंड संहिता की धारा IPC की धारा 309 के अंतर्गत FIR किया गया। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट भारतीय दंड संहिता की धारा 309 के अंतर्गत किया गया कि आपको 1 साल की सजा हो, 1 साल की सजा के लिए इनको दंडित करने का विरोध किया जाने लगा कि आपने आत्महत्या का प्रयास किया। इन्होंने कहा कि भाई देखिए, आत्महत्या मैं व्यक्ति को जीने मरने का अधिकार है, मैं चाहूं तो जीऊं, मैं चाहूं तो मरूं, किसी दूसरे से क्या मतलब है, इससे किससे क्या मतलब है। इससे न तो समाज को नुकसान है, न तो कि मतलब किसी और को नुकसान है। मेरी शरीर है, मेरी इच्छा है, मैं चाहूं तो जिंदा रहूं, मैं चाहूं तो मरूं, उससे किसी से कोई मतलब नहीं है। इन्होंने कहा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 309 इसलिए असंवैधानिक है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13(2) में लिखा गया है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13(2) में, संविधान का अनुच्छेद 13(2) में राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगी जो नागरिकों के मूल अधिकारों को छीनती है, न्यून करती है, कम करती है। अब मूल अधिकार क्या है? मूल अधिकार है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 में कहा गया है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वाधीनता को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जा सकता है अथवा नहीं। ये कहता है किसी व्यक्ति को उसके प्राण
एवं दैहिक स्वाधीनता को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाए अथवा नहीं। और प्रक्रिया बेहद जैसे टेबल पर होता है। अब इसने कहा कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 में जीने के अधिकार में मरने का भी अधिकार है। जीने के अधिकार में भी मरने का अधिकार है। मैं चाहूं तो जिंदा रहूं, चाहूं तो मरूं। ये भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 का आधार है और ये हमारा फंडामेंटल राइट है, मूल अधिकार है। 21 कहता है नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। मेरी पर्सनल लिबर्टी है, मेरी लाइफ जो है, राइट टू लाइफ पर्सनल लिबर्टी है, प्राण एवं दैहिक स्वाधीनता है। मैं चाहूं तो जिंदा रहूं, चाहूं तो मरूं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है और राज्य कोई कानून नहीं बना सकता है। ये लिखा गया है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13(2) में। श्रीपद दुबल ने कहा कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 में प्राण जीने के अधिकार के साथ मरने का अधिकार है। इसने कहा कि जीने के अधिकार के साथ मरने का भी अधिकार है, मरने का भी अधिकार है। जीने के अधिकार के साथ मरने का भी अधिकार है और ये भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 में समाहित किया गया है। और 21 जो है कि जो समाहित किया गया है उसमें लिखा गया है कि राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा जो नागरिकों मूल अधिकारों को छीनती है। अनुच्छेद 13 में लिखा गया है कि कोई कानून अगर बनाता है न्यायालय उसको जो है जुडिशियल रिव्यू के आधार पर सुनिश्चित घोषित कर दे। तो श्रीपद दुबल ने कहा कि आप माननीय न्यायालय आप भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 की शक्ति का प्रयोग करते हुए भारतीय दंड संहिता की धारा 309 को असंवैधानिक घोषित कर दीजिए। यह व्यक्ति के मूल अधिकार का हनन करती है। इसमें लिखा गया है कि जो कोई व्यक्ति आत्महत्या का प्रयास करे तो उसको 1 साल की सजा होगी और ये गलत है। हमको जीना है मरना है इसको हम तय करेंगे। इससे जो है कि कानून से क्या मतलब है। न्यायालय का निर्णय उस समय का देखिए, उस समय का एक ऐतिहासिक निर्णय रहा। न्यायालय ने श्रीपद दुबल को बात को स्वीकार करते हुए कहा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 309 शून्य है और यह संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन करने के नाते असंवैधानिक है। ध्यान दीजिए, श्रीपद दुबल वाली केस में भारतीय दंड संहिता की धारा 309 को शून्य घोषित कर दिया। इसलिए यह भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 के नाते नागरिकों के मूल अधिकार को छीनती है। इस केस में माननीय न्यायालय ने कहा कि व्यक्ति को जीने का अधिकार है, मरने का भी अधिकार है। वो चाहे तो जिए चाहे तो मरे, कोई दिक्कत नहीं। इसलिए अगर 309 को यहाँ शून्य घोषित कर दिया, इनवैलिड कर दिया। किसमें? श्रीपद दुबल वाली केस में इनवैलिड घोषित कर दिया। ध्यान दीजिएगा, श्रीपद दुबल वाले केस में माननीय न्यायालय ने इनवैलिड घोषित कर दिया। तो दूसरी केस आती है, दूसरी केस है चेन्ना स्वामी जगादेश्वर बनाम आंध्र प्रदेश राज्य। दूसरी केस है चेन्ना स्वामी जगादेश्वर वर्सेस एपी स्टेट। कब की केस है ये? वो 87 की है, ये 88 की है। 1988 ये 1988 में है, 1987 में श्रीपद दुबल की है। इस केस में श्रीपद दुबल के केस को उलट दिया। श्रीपद दुबल के केस को उलट दिया। न्यायमूर्ति पीएम भगवती साहब थे, उन्होंने कहा कि निर्णय को उलटते उन्होंने कहा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 309 अनुच्छेद 21 का उल्लंघन नहीं करती है और संवैधानिक है। भारतीय दंड संहिता की धारा 309 संविधान का अनुच्छेद 21 का उल्लंघन नहीं करती है और यह संवैधानिक है। संविधान का अनुच्छेद नाते संवैधानिक है, सही है। जीना मरना दो चीजें हैं। इन्होंने इस केस में
ये क्या नाम है कि चन्ना स्वामी स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश स्टेट में, आंध्र प्रदेश राज्य में इस मामले में कहा गया कि जीने का अधिकार के साथ मरने का अधिकार नहीं है। जीना पॉजिटिव है, मरना निगेटिव है, तो निगेटिव पॉजिटिव दोनों एक कैसे हो सकते हैं? यह भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है। और 21 में जीने का अधिकार है, मरने का अधिकार नहीं है। इस केस में कहा गया कि देखिए, श्रीपद दुबल वाली केस में कहा गया कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में जीने का अधिकार, मरने का अधिकार दोनों है। लेकिन चन्ना स्वामी के केस में कहा गया कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में सिर्फ जीने का अधिकार है, मरने का अधिकार नहीं है। और मरने का अधिकार नहीं है तो भारतीय दंड संहिता की धारा 309 वैध है, सही है। जो कोई आत्महत्या का प्रयास करता है उसको सजा एक साल की होनी चाहिए, सही है। फिर मामला चलता है, फिर मामला आता है तीसरा, पी रतिनाम का। पी रतिनाम, पी रतिनाम बनाम भारत संघ 1999 बनाम भारत संघ। AIR 1994। पी रतिनाम बनाम भारत संघ, AIR 1994। या सीसी सुप्रीम कोर्ट केस है, या सीसी सुप्रीम कोर्ट मामला है। इस केस में भी यही मामला हुआ कि पी रतिनाम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का हवाला देते हुए भारतीय दंड संहिता की धारा 309 को अवैध घोषित करने के लिए न्यायालय में चले गए। इन्होंने कहा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 309 को अवैध घोषित कर दिया जाए। व्यक्ति को जीने का अधिकार के साथ मरने का भी अधिकार है। हम चाहे तो जिंदा रहें, चाहे तो मरे, उससे सरकार, उससे कानून से क्या मतलब है? और हमें आत्महत्या का हम प्रयास करते हैं तो ये मना करता है, अनुच्छेद सेक्शन 309 मना करता है, इसलिए इसको अवैध घोषित कर दिया जाए, क्योंकि मूल अधिकार का हनन करता है। अगर मूल अधिकार का हनन करता है तो माननीय न्यायालय को जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनर्विलोकन शक्ति का प्रयोग, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13(2) की शक्ति का प्रयोग करते हुए इसको निरस्त कर देना चाहिए। किसको? आईपीसी की धारा 309 को। अब इस बात को तर्क को स्वीकार करते हुए फिर माननीय न्यायालय ने अपना गलत निर्णय दे दिया। मारुति श्रीपद दुबल वाले निर्णय का अनुसरण कर लिया। श्रीपद दुबल वाले जो केस में था उसी का अनुसरण कर लिया और उसने कहा कि आत्महत्या का प्रयास करना दंडनीय अपराध है, वह असंवैधानिक है और अयोग्य है। आत्महत्या का प्रयास नैतिकता, धर्म, समाज, लोक नीति के विरुद्ध नहीं है, न ही किसी को नुकसान पहुंचाता है और व्यक्ति चाहे तो आत्महत्या करे, कोई दिक्कत नहीं है। और यह असंवैधानिक, और यह जो है कि आईपीसी धारा 309 जो दंड देती है वो असंवैधानिक है। पी रतिनाम वाली केस में फिर से जो है कि उसी बात को आ गए। श्रीपद दुबल वाली केस को फिर उसको जो है कि स्वीकार कर लिया न्यायालय ने, कहा नहीं, श्रीपद दुबल केस में जो कहा गया था कि जीने का अधिकार साथ मरने का अधिकार है, सही है। व्यक्ति चाहे तो जिए, चाहे तो मरे, तो कोई दिक्कत नहीं है। और अगर उसको मरना चाहता है तो मरे, तो उसमें जो है 309 अगर तो बाधा है तो गलत है। 309 को फिर यहां निरस्त कर दिया। फिर मामला बड़ा विवाद का बना, बहुत ही गंभीर मामला बना कि दुनिया के, भारत के समक्ष, पूरे भारत के न्यायपालिका है और भारत के नागरिकों को, करोड़ों अरबों की जनता, भारत की जनसंख्या है, उसमें व्यक्ति को जीने का अधिकार है। लेकिन न्यायालय ने कहा पी रतिनाम केस में नहीं, जीने का अधिकार साथ ही मरने का अधिकार है। मामला बड़ा विकट पहुंचता है। फिर माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष खंडपीठ के सामने दूसरा मामला आता है। तो उस मामले का नाम था ज्ञान कौर बनाम पंजाब है। ज्ञान कौर
बनाम पंजाब राज्य, पंजाब राज्य, ज्ञान गौर पंजाब राज्य AIR 1996, AIR 1996 286/49 वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट केस है कि सुप्रीम कोर्ट सामने एक मामला आया ज्ञान गौर के माध्यम से कि भारतीय दंड संहिता की धारा 309 को क्यों अवैध घोषित किया जाए। इस मामले में बहुत ही दुनिया के, भारत के बहुत प्रसिद्ध न्यायमूर्ति थे, न्यायमूर्ति JS वर्मा साहब। न्यायमूर्ति JS वर्मा ने कई महत्वपूर्ण निर्णय दिए हैं। न्यायमूर्ति JS वर्मा 1996 में और 1997 में भी ये तमाम निर्णय दिए हैं। 1997 में भी इन्होंने विशाखा बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र राज्य केस में भी इन्होंने बढ़िया अच्छा निर्णय दिया है। इस तरह से 309 को 309 भारतीय दंड संहिता की धारा 309 को इसमें जो है श्री रतिनाम के निर्णय को उलट दिया और चेन्ना स्वामी वाले निर्णय को स्वीकार करते हुए ज्ञान गौर पंजाब राज्य के AIR 1996 के मामले से अब जस्टिस JS वर्मा के निर्णय से स्पष्ट हो गया कि भारतीय दंड संहिता की धारा 309 वैध है, वैध रहेगी। इसलिए यह जो है कि इस केस में कहा गया कि देखिए JS वर्मा साहब ने कहा कि IPC की धारा संविधान का अनुच्छेद 21 जीने के अधिकार के साथ साथ मरने का अधिकार नहीं देता है। जीना और मरना दो चीजें, दोनों एक दूसरे के पूरक नहीं है, दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। जीवन का कोई पहलू जो इसे गरिमामय बनाता है वह अनुच्छेद 21 में निहित है और उसे जो है ये नहीं कहा जा सकता है कि गरिमामय जीवन में मरना भी है, ये गलत है। अर्थात JS वर्मा ने कहा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में जीने के अधिकार के साथ मरने का अधिकार नहीं है। व्यक्ति को गरिमामय जीवन जीना है, मरना नहीं है। अगर मरना नहीं है तो भारतीय दंड संहिता की धारा 309 वैध है। कोई आत्महत्या करने का प्रयास करता है तो गलत है, उसको 1 साल की सजा होना चाहिए। जो यह भारतीय दंड संहिता का कानून है वो सही है। इस तरह से भारतीय दंड संहिता की धारा 309 में माननीय उच्चतम न्यायालय के 4 महत्वपूर्ण निर्णय हैं। यही महत्वपूर्ण निर्णय इसको जो है कि एक आधार बनाते हैं। विवाद का जो प्रश्न था, अब 1996 के बाद ज्ञान गौर पंजाब राज्य के बाद ऐसी कोई मामले नहीं आए हैं, कोई विवाद नहीं रहा है न्यायालय के समक्ष जिसमें कहा जाए कि भारतीय दंड संहिता की धारा 309 अवैध है। अर्थात 309 वैध है जो अनुच्छेद 21 का सपोर्ट करती है। 21 में लिखा है जीने का अधिकार है, मरने का अधिकार नहीं है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं चारों केस में। पहली केस आपको जो है आपके समक्ष आई थी महाराष्ट्र राजनाथ श्रीपद दुग्गल का। दूसरा चेन्ना स्वामी महाराष्ट्र राजनाथ श्रीपद दुग्गल में कहा गया कि IPC 309 वैध है, चेन्ना स्वामी में कहा गया वैध है। फिर पी रतिनाम भारत संघ में कहा गया कि 309 अवैध है। लेकिन ज्ञान गौर पंजाब राज्य AIR 1996 के मामले में न्यायमूर्ति JS वर्मा के निर्णय से स्पष्ट हो गया कि भारतीय दंड संहिता की धारा 309 वैध है, जो संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत है, जो प्राण एवं दैहिक स्वाधीनता की बात करता है, यह वैध है। इस तरह से अब आपको 309 खत्म हो गया। 310 में है ठग। 310 में है ठग। ध्यान दीजिए ठग किसे कहते हैं, ठग क्या है। सेक्शन 310 311 ठग 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 क्या होगा? जो कोई इस अधिनियम के पारित होने के पश्चात किसी समय हत्या द्वारा या हत्या सहित लूट या शिष्य को चोरी करने के प्रयोजन से अन्य व्यक्ति या अन्य व्यक्तियों से अभ्यस्त सह अभियुक्त होता है, वह ठग होता है।
ठग से तात्पर्य है कि जो हत्या, लूट, डकैती, शिष्य को चोरी करने का जो गिरोह होता है वो ठग होता है। ठग के लिए दंड है 311 में, जो कोई ठग करेगा उसको आजीवन कारावास या दोनों में से किसी भांति कारावास से दंडित किया जाएगा। ठग 309 में है, दंड 310 में ठग की परिभाषा, 311 में दंड आजीवन कारावास है। इसके बाद 312 में है कि महिलाओं के संबंध में है काजी बाई, मिसकैरेज, गर्भपात कारित करना, गर्भ को छिपाना। ये अब अगले दिन से आपको भारतीय दंड संहिता की धारा 312 शुरू करेंगे। धन्यवाद।